नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रिवाइज योर सेल्फ इस प्रोग्राम के तहत क्लास 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चैप्टर किस तरह से रहेगा। इस चैप्टर में से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बहुविकल्पी मतलब MCQ ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क का रहेगा, एक अति लघुत्रात्मक मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 अंक का रहेगा, और एक लघुत्रात्मक मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 अंक का रहेगा। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनेंगे और जिनके अंक रहेंगे 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर के बारे में कुछ सामान्य सी चीज़ें पहले समझ लें, उसके बाद में हम इसके प्रश्नों पर आएंगे। चलिए, टॉपिक का नाम हमारा ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसका व्यापक रूप समझना है। किसे कहा जाता है? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयुक्त किए गए हों और उनमें से प्रत्येक की घात 1 हो, उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। और इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले x का पद जिसका गुणांक a से, फिर y का पद जिसका गुणांक b से, और फिर अचर पद जो c से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और अगर इसके हलों की संख्या का मतलब x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं, उस प्रकार के हलों की संख्या अनंत होती है। इसमें x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। दो चरों वाला कोई एक रैखिक समीकरण हमें मिले तो उसके अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात कर लेते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और इनका व्यापक रूप जो रहेगा, पहले समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़े के व्यापक रूप रहते हैं। दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक होते हैं वो क्रमशः a1 और a2 से, y के गुणांक b1 और b2 से, और अचर पद c1 और c2 से प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्यापक रूप आपसे पूछा जाए तो व्यापक रूप कुछ इस तरह से रहेगा। फिर दूसरी बात बनती है कि इस प्रकार के युग्म के कितने हल मतलब कितने उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसकी 3 अलग अलग प्रतिबंध है बच्चों। MCQ मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो अधिकांशतः आपके इस भाग में से ही बनेगा।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और उनके हलों की प्रकृति हमें पता करनी हो कि उसके कितने हल प्राप्त होंगे, वो समीकरण किस प्रकार का रहेगा, उसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए पहला प्रतिबंध ये है, यदि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, मतलब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार का जो समीकरण निकाय होता है, मतलब जो युग्म दे रखा है, वो संगत समीकरण निकाय होता है, मतलब सही निकाय होता है और उसके हलों की संख्या होती है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब x और y के केवल एक मान प्राप्त किए जा सकते हैं, एक मान x का और एक मान y का। और इस प्रकार के युग्म का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो आपकी जो दोनों सरल रेखाएं रहेंगी वो सदैव प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं रहती हैं, मतलब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगी और जिस बिंदु पर वह काटती है वहीं से हमें x और y का मान प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये स्थिति लग गई तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं लगी और आपने देखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो रहे, तो आपको अचर पदों के अनुपात c1 बटा c2 को भी देखना है और वहाँ दो स्थितियाँ संभव है, या तो तीसरा अनुपात भी इनके बराबर हो जाएगा या तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं होगा। तो यदि तीनों ही अनुपात आपके बराबर मिलें तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण निकाय होता है वो भी संगत समीकरण निकाय होता है, लेकिन उसके हल जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं अनंत, बहुत सारे उत्तर प्राप्त होंगे, या इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, एक से ज्यादा हल आपको उसके प्राप्त हो जाएंगे। और जब ग्राफ में आप इसकी सरल रेखाएं खींचेंगे तो इसके दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं संपाती रहेंगी। संपाती का मतलब ओवरलैप, एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस प्रकार की सरल रेखाओं को कहा जाता है संपाती सरल रेखाएं। ठीक है, और जब सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं, तो इस प्रकार हलों की संख्या एक से ज्यादा मिलेंगी, अनंत हल उसके प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरी स्थिति बनती है, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है, तो इस प्रकार का जो समीकरण निकाय होता है वह असंगत समीकरण निकाय होता है। और इस प्रकार के समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, मतलब x और y का कोई भी मान उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। और इस प्रकार के युग्म की जब सरल रेखाएं खींची जाएंगी तो इनकी सरल रेखाएं मिलेंगी समांतर। समांतर का मतलब जानते होंगे आप, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उस प्रकार के निकाय का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये समीकरण निकायों की प्रकृति के प्रतिबंध के कुछ नियम हैं और इन्हीं से जुड़े हुए छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के समीकरण निकाय का क्या हल रहेगा, संगतता असंगतता पूछी जाती है, लेखा चित्र का प्रकार पूछा जाता है। तो आप इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें और अच्छे से देख लें। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इस टॉपिक में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सरल करने की दो विधियां यूज की जाएंगी, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, जिनको हम जैसे प्रश्न आएंगे वैसे उनको हल करना समझ लेंगे। और कुछ भाषा के प्रश्न आएंगे तो उन्हें भी हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सरल करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई इस पाठ की सामान्य जानकारी के बारे में। अब शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। चलिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सवाल, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब आप देख रहे हैं कि यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और चूंकि एक ही समीकरण दे रखा, तो इसका मतलब इस प्रकार के समीकरण के कितने उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक उत्तर x और y के प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि
एक समीकरण जब हमें मिलता है, दो चरों वाले किसी एक रेखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचा जाता है, तो इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन मिलती है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इसमें संतुष्ट करने वाला युग्म, संतुष्ट करने का मतलब x और y का ऐसा कौन सा मान है जो इस समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध कर देता है। समीकरण हमें दे रखा है 2x + y = 6, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से एक एक मान रखकर देखना है और देखना है कौन सा इसके दोनों पक्षों को बराबर ले आएगा। तो पहला ऑप्शन 1, 2 है, मतलब x का मान 1 और y का मान 2 आपको बहुपद में इसमें समीकरण में रखना है। 2 × x का मान 1, y का मान 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 + 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, जबकि सामने क्या आ रहा है 6, 4 और 6 बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो 2, 1 मान रखिए, 2 × x का मान 2 + y का मान 1, 2 दूनी 4 + 1, 4 और 1 5, जबकि सामने आ रहा है 6, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जांचें, x का मान और y का मान 2 रखना है, चलिए रखते हैं। 2 × x का मान 2 + y का मान 2 और सरल कीजिए इसे, 2 दूनी 4 + 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 और सामने भी क्या मिल रहा है 6। क्या x और y के इन मानों से समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं? बिल्कुल हो गए, तो इसका उत्तर रहेगा स। 2, 2 x और y के ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो x और y के मान पुट करके देखने हैं। बढ़िए दूसरे प्रश्न की तरफ चलिए। समीकरण युग्म 2x + 3y = 3 तथा 4x + 10y = -3 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। आपको दो समीकरण मिले हैं। पहला है 2x + 3y = 3, तो आपको पहले इसे व्यापक रूप में लेना है। व्यापक रूप का मतलब सबसे पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद -3 इधर आएगा और दूसरे पक्ष में रह जाएगा 0। ये तो बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण हमें मिला है 4x + 10y = -3। इसे भी जब हम व्यापक रूप में लेंगे तो 4x + 10y -3 को पक्षांतर करेंगे तो +3 = 0। ओके बच्चों, व्यापक रूप में ले लिए दोनों समीकरण। अब आपको 3 अनुपात निकालने हैं, a1/a2। a1/a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात 2/4, सरल करने पर 1/2। b1/b2 मतलब y के गुणांकों का अनुपात 3/10। 3/10 को सरल करेंगे तो 3/10 ही रहेगा, ये और सरल नहीं किया जा सकता। अब पहले देख लीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो c1/c2 को निकालने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं दोनों को देखने पर हमें ये लग गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब हमारा पहला प्रतिबंध लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन, और उसके हिसाब से दिया गया समीकरण निकाय संगत है, उसके अद्वितीय हल मिलते हैं और जब ग्राफ में इसकी सरल रेखाएं खींची जाएंगी तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं रहेंगी। ठीक है, ये हमने इस टेबल में डिस्कस करा है। ये देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो संगत निकाय होता है, अद्वितीय हल होता है और उसकी सरल रेखाएं बनती हैं प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। समीकरण युग्म kx - y = 2। पहले देखिए ये समीकरण मानक रूप में कैसे आएगा। kx - y 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 = 0। ये पहला समीकरण व्यापक रूप में आ गया। दूसरा समीकरण 6x फिर y का पद 2y, अचर पद को पक्षांतर करेंगे तो -3 = 0। दोनों समीकरण हमने व्यापक रूप में ले लिए। अब आपको हलों की प्रकृति दे रखी है। हल किस प्रकार के हैं? अद्वितीय, और अद्वितीय हलों का प्रतिबंध क्या है? क्योंकि हल अद्वितीय है तो अद्वितीय हलों का प्रतिबंध होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2।
ठीक है। मान रखिए A1 के A2 6 बराबर नहीं होना चाहिए B1 y का गुणांक 1 है -1 और B2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2, माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, तो हमें ये मिला k/6 बराबर नहीं है 1/2 के। अब जो चीज़ें हम बराबर के साथ कर सकते हैं, वज्र गुणा और पक्षांतर, वो बराबर नहीं के साथ भी की जा सकती है। तो जब आप इसमें वज्र गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2k इज नॉट इक्वल्स टू 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, देन k इज नॉट इक्वल्स टू 2 को पक्षांतर करेंगे तो 6/2 और जब सरल करेंगे तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब इस समीकरण का अद्वितीय हल अगर आपको लाना है तो k का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? डी। k का मान 3 नहीं है तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, कितने हल प्राप्त होंगे? अभी हमने टेबल में डिस्कस किया था, जब समीकरणों की सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उनका केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ओके, तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं के लिए हलों की संख्या अद्वितीय रहेगी। नेक्स्ट, P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? ठीक है, इस बार भी हलों की प्रकृति दे रखी है, हल किस प्रकार के हैं? कोई हल नहीं, और आपको K का मान, P का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, पहला समीकरण व्यापक रूप में है क्या? बिल्कुल है, 5x प्लस py प्लस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण व्यापक रूप में है, बिल्कुल है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, हलों की प्रकृति क्या दे रखी है? कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं के लिए क्या प्रतिबंध है बच्चों? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। मान रखिए A1 और A2 x के गुणांक 5/1, B1 B2 y के गुणांक P/2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। C1 7 और C2 -3। ठीक है, चूंकि हमें P का मान ज्ञात करना था, आपको सिर्फ इन दो अनुपातों को लेके इसको सरल करना है, और इन दोनों को लेके जब हम वज्र गुणा कराएंगे, P को 1 से गुणा करेंगे P और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। तो इस समीकरण का अर्थ कोई हल नहीं प्राप्त करने के लिए P का मान क्या होना चाहिए? 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, प्रतिबंध में आपको A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान रखने हैं और पक्षांतर नियम से P का मान प्राप्त करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक P और दहाई का अंक Q हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हमेशा याद रखें, जब भी किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक दे रखे हों, इकाई अंक आपको मिला है P और दहाई अंक मिला है Q, तो दो अंकों की संख्या बनाने का ये सूत्र होता है। सूत्र कुछ इस तरह से रहेगा, 10 × दहाई अंक प्लस 1 × इकाई अंक। स्थानीय मानों की सहायता से बना है ये। इकाई का अंक हमेशा 1 से गुणा होता है जब उसका स्थानीय मान निकलता है, और दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा होता है। तो मान रखिए 10 × दहाई का अंक कितना मिला है? Q प्लस 1 × इकाई का अंक कितना मिला है? P। गुणा करेंगे तो 10 को Q से गुणा करेंगे 10Q प्लस 1 को P से गुणा करेंगे P। तो आपकी संख्या रहेगी 10Q प्लस P। ऑप्शन में देख लीजिए आप, कोई ऑप्शन 10Q प्लस P को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, P प्लस 10Q, क्योंकि इनके बीच में निशान किसका है?
जोड़ का, और जोड़ में क्रम बदल के भी जोड़ा जाए तो वही मान प्राप्त होता है। तो या तो आपको उत्तर 10q प्लस पी के रूप में दे रखा होगा या p प्लस 10q के रूप में दे रखा होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही बनेगा, ब ऑप्शन, p प्लस 10q। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रख लें। 2 अंकों की संख्या बनाने का सूत्र है 10 इंटू दहाई अंक प्लस 1 इंटू इकाई अंक। अगर इकाई और दहाई के अंक बदल भी दिए जाएं तो इस सूत्र में मान रखकर आप उस संख्या तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए फिर से एक प्रश्न जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैसे हल दे रखे हैं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध आपको पता ही है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो पहले आप देख लीजिए समीकरण व्यापक रूप में है क्या दोनों, बिल्कुल, पहला समीकरण भी व्यापक में है और दूसरा भी व्यापक रूप में है। तो हम सीधे प्रतिबंध लेते हैं। क्या प्रतिबंध होता है कोई हल नहीं के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, चलिए मान लिया a1 पहले समीकरण में x का गुणांक 1 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, b1 b2 दोनों समीकरणों में y के गुणांक, पहले में है 1 और दूसरे में है k, बराबर नहीं, पहले समीकरण में c1 -4 और दूसरे समीकरण में c2 -3। अभी हमने पीछे एक प्रश्न में बात करी है k का मान ज्ञात करने के लिए आपको इन दो अनुपातों को सरल करना है, और जब हम इसमें वज्र गुणा करेंगे तो k को 1 से गुणा करेंगे, k 2 एकम 2। तो इस समीकरण के कोई हल नहीं प्राप्त करने के लिए k का मान लेना पड़ेगा 2। ठीक है, सारे मिलते जुलते प्रश्न ही बनेंगे और सारे उन्हीं प्रतिबंधों पर बनेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये भी बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, इसमें आपको हलों की संख्या पूछी गई है। पहले देख लीजिए दोनों समीकरण व्यापक रूप में है क्या, पहला व्यापक रूप में है, दूसरा भी है। अगर नहीं है तो आपको पक्षांतर करके उसको अरेंज करना है। ठीक है ना, चलिए, तो हलों की संख्या बताने के लिए आपको तीनों अनुपात निकाल के उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो पहले आप निकालिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 और a2 x के गुणांकों का अनुपात, इसका 1 है और इसका 2 है, 1 बटा 2। b1 b2 y के गुणांक, इसका 2 है और उसका 4 है, 2 बटा 4, जिसको सरल करने पर आएगा 1 बटा 2। c1 बटा c2, c1 का मान -8 और c2 का मान -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 से आप काटेंगे तो 1 बटा 2। ठीक है, तीनों अनुपात आपने निकाल लिए। अब जरा तीनों की तुलना करके देखें तो आप पाएंगे कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं, और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वह समीकरण निकाय संगत होता है और उसके अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ बनना चाहे तो ग्राफ बनेगा संपाती सरल रेखाएं, ओवरलैप्ड जो लाइंस बनेंगी एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट, चलिए, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होंगे। समीकरण निकायों की प्रकृति दे रखी है, अनंत उत्तर प्राप्त होने चाहिए। अब आप बताइए अनंत उत्तरों के लिए क्या कंडीशन है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होने चाहिए। a1 और a2 x के गुणांक 3 बटा k, b1 और b2 y के गुणांक -2 बटा 5 और c1 बटा c2, आप देख रहे हैं दोनों ही समीकरणों में चर नहीं है, अचर पद नहीं है, तो 0 बटा 0। ठीक है, सरल कीजिए। k का मान प्राप्त करने के लिए हमें इन्हीं दोनों को लेना है। 3 बटा k बराबर -2 बटा 5, और जब आप वज्र गुणा करेंगे तो k को -2 से गुणा करेंगे, -2 के 3 पंजे 15, k का मान क्या हो जाएगा 15 बटा -2, जिसे सरल करने पर बनेगा -15 बटा 2। ओके, तो k बराबर -15 बटा 2 के लिए इस समीकरण के अनंत हल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, चलिए,
सेम सवाल फिर से आ गया, थोड़ा फास्ट करेंगे इसे। बताइए दोनों समीकरण व्यापक रूप में है क्या? पहला नहीं है तो ले आइए उसे, x + 2y - 11 बराबर 0, और दूसरा व्यापक रूप में दे ही रखा है 2x - ky - 22 बराबर 0। किस प्रकार के हल दे रखे हैं? अनंत, और अनंत हलों के लिए क्या प्रतिबंध है? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। a1 x के गुणांक 1/2, b1/b2 2/- के c1/c2 -11 बटा -22, 1/2 2/- के, और इनको जब आप सरल करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। अब k का मान ज्ञात करने के लिए एक तो k का अनुपात और एक इसके साथ कोई भी एक भिन्न, दोनों आप बराबर ही देख रहे हैं, कोई भी एक भिन्न लेके वज्र गुणा करना है। तो अगर इन दोनों को हम लें तो -k को 1 से गुणा करेंगे -k, 2 दूनी 4, -k का मान 4 है तो k का मान हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, -4 के लिए इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। ओके, अगला चलिए बताइए क्या रहेगा इसका जवाब। यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो बताइए उस तरह के निकाय को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी वाला क्या होता है? सदैव संगत निकाय होता है, और इसके हल कितने प्राप्त होते हैं? अद्वितीय। और ऐसा कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो आपसे हलों की प्रकृति पूछी है तो इसका उत्तर रहेगा यह संगत निकाय रहेगा। संगत निकायों के आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म की सरल रेखाएं परस्पर संपाती होंगी? संपाती मतलब ओवरलैप्ड होंगी, और उसके लिए कंडीशन आपको पता है, तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो पहले देखिए दोनों समीकरण व्यापक रूप में लेते हैं। पहला समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0, और दूसरा 6x - ky 16 को इधर लाएंगे +16 बराबर 0। ठीक है, अब सरल रेखाएं संपाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों अनुपात बराबर। रखिए मान a1 और a2 3/6, b1 -1 और b2 -k, c1 8, c2 16। इसे सरल करेंगे तो 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/k, 8/16 को भी सरल करेंगे तो 1/2। अब आपको k का मान ज्ञात करने के लिए k के साथ कोई भी एक अनुपात और लेना है, चाहे आप इन दोनों को लें चाहे इसके साथ हो लें। वज्र गुणा करेंगे तो k बराबर 2 एकम 2, तो इसका उत्तर रहेगा 2। k बराबर 2 के लिए इन दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, ओवरलैप्ड होंगी, जिससे इसके अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P के किस मान के लिए समीकरण युग्म की सरल रेखाएं परस्पर समांतर? अब इस बार दे रखी है समांतर। पहले देख लीजिए दोनों समीकरण व्यापक रूप में है क्या? बिल्कुल है। a1 का मान 3, a2 b1 का मान -1 और c1 का मान -5, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान -p। सरल रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 3/6, b1 -1, b2 -2 बराबर नहीं c1 -5 और c2 -p। सरल कीजिए, इसे सरल करेंगे तो 1/2, इसमें माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 1/2, इसमें माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 5/p। और अभी हमने बात की थी जो चीज़ हम बराबर के साथ कर सकते हैं वो बराबर नहीं के साथ भी की जा सकती है, वही वज्र गुणा और वही पक्षांतर। तो जब आप इसमें वज्र गुणा करेंगे तो p को 1 से गुणा करेंगे p,
बीच में इज नॉट इक्वल्स टू, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं अगर हमें समांतर चाहिए तो p का मान 10 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 10 के अलावा कोई भी मान, 10 नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा 10 के अलावा अन्य सभी मानों के लिए। p इज नॉट इक्वल्स टू 10 का मीनिंग है p का मान 10 नहीं हो, 10 के अलावा अन्य सभी मानों के लिए इस समीकरण की सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ओके बच्चों, चलें आगे। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। अरुणा के पास 1 रुपये तथा 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 50 है तथा कुल मूल्य 75 है तो 1 रुपये और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्यवहारिक सा प्रश्न है, आप इसे समीकरण बना के करें तो वो भी बेहतर रहेगा। आपको मानना है, माना कि अरुणा के पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y, ये सिक्कों की संख्या हमने मानी है, ठीक है। अब कुल सिक्के प्रश्न के अनुसार कितने हैं, 50, और कुल सिक्कों का मतलब होता है x के 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो हमने x मानी है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो हमने y मानी है। तो x प्लस y का मान कितना बन गया, 50। ये तो बन गया आपका पहला समीकरण। सिक्कों का कुल मूल्य वो आपको दे रखा है 75 रुपये, ठीक है। तो सिक्कों का मूल्य निर्धारित करते हैं। 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हमने माने हैं, x। 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य होता है 1, तो x सिक्कों का हो जाएगा 1 × x। 2 रुपये के एक सिक्के का मूल्य होता है 2, तो y सिक्कों का हो जाएगा 2 × y। और इन दोनों का कुल जोड़ किसके बराबर बन रहा है, 75 के बराबर। समीकरण सरल करेंगे तो आपका बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 75। ये बना इसका दूसरा समीकरण। ओके, अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है, x या y में से किसी एक को एलिमिनेट मतलब विलोपित करना होता है। और विलोपन करने का सीधा सा नियम है, गुणांक समान होने चाहिए और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। समान गुणांक और विपरीत चिन्ह के चर हमेशा कट जाते हैं, एक दूसरे से विलोपित हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं x के गुणांक पहले से समान है, तो हम इसी का विलोपन करेंगे और इसके लिए हमें चिन्ह विपरीत करने पड़ेंगे। और चिन्ह विपरीत करने के लिए बाकी की जाती है, घटाने की क्रिया की जाती है। और जब हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो ये जो नीचे वाला समीकरण है उसके सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, विपरीत चिन्ह की संख्याएं हो जाएंगी। x से x कट गया, y में से 2y को घटाएंगे तो -y, 50 में से 75 को घटाएंगे तो -25, माइनस को माइनस से काटेंगे तो y का मान आपका कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। y मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपके 25 आ गई। अब आप इस ऑप्शन में देख लीजिए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखी है, तो यही हमारा सही उत्तर रहेगा। और आप चाहें तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का मान y का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर देख सकते हैं। यहाँ रखकर देखिए, अगर मैं y की जगह 25 रखूँ तो 25 पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या बनेगा, 50 - 25 मतलब 25। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या 25 और 25 रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए, ये हमारा सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा प्रश्न है। 2 रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं और उसमें x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो अभी हमने विलोपन विधि के बारे में बात करी। पहला समीकरण आपको मिला है 99x प्लस 101y बराबर 499, और दूसरा समीकरण हमें मिला है 101x प्लस 99y बराबर 501, ठीक है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब हमें विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। आप देख पा रहे हैं x के गुणांक और y के गुणांक समान नहीं है, और कुछ इस प्रकार की संख्या है, उन्हें समान करने के लिए उनका लसा लेना पड़ेगा। और 99 और 101 का लसा इन दोनों का गुणनफल होता है, एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और बड़ी संख्याओं में हम उलझ जाएंगे संख्याओं को गुणा करने में। तो इसका एक मैं दूसरा तरीका आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपके x और y के गुणांक थोड़े से जटिल आ जाते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए 2 चीज़ें करें। एक तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ें,
और एक समीकरण 1 और 2 को घटाएं, एक में से 2 को घटाएं, ठीक है ना। तो पहले हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे? बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग जुड़ेगा। पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, 99x प्लस 101y प्लस 101x प्लस 99y, ये बायां पक्ष ले लिया। और अब दाएं पक्ष को जोड़िए, 499 प्लस 501। x के पद जोड़ेंगे 99 और 101 जोड़ के हो जाएंगे 200x, y के पद जोड़ेंगे 101 और 99 जोड़ के हो जाएंगे 200y, और इधर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1000। ठीक है। क्या इस समीकरण को और सरल किया जा सकता है? आप देख रहे हैं इसके सभी पदों में 200 का पूरा भाग चला जाएगा। तो 200 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा y, और 1000 में 200 का भाग जाएगा 5 बार। सभी पदों में समान संख्या का भाग यदि जा रहा है तो आप भाग लगा के उसे और सरल कर सकते हैं। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 3। जोड़ लिया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए। समीकरण 1 क्या है? 99x प्लस 101y, और घटाना है, घटाने के लिए हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए, 101x प्लस 99y, और यहाँ 499 माइनस 501, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 99x प्लस 101y माइनस 101x माइनस 99y बराबर -2। 499 में से 501 को घटाने पर -2। x के गुणांक पदों को अगर हम देखें, चिन्ह विपरीत है तो बाकी होगी, और बड़ी संख्या का निशान लगेगा। तो 101 में से 99 को घटाएंगे -2x, 101y में से 99y को घटाएंगे तो प्लस के 2y, और सामने आ रहा है -2। ठीक है। क्या इसे और सरल किया जा सकता है? आप देख रहे हैं इसके सभी पदों में 2 का पूरा भाग जा रहा है। और दूसरी बात, इसका पहले पद का निशान माइनस है तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के लिए क्या करना है? समीकरण के सभी पदों के चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, कॉमन भी आ जाएगा और कट भी जाएगा। तो 2 चीज़ें हम साथ में करेंगे, एक तो सभी पदों में से माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? x, प्लस में माइनस का भाग माइनस बार, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा y, यहाँ माइनस में माइनस का भाग प्लस बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई के। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़कर 2 नए समीकरण आपको तैयार करने हैं। और अब ये जो 2 नए समीकरण हमें दिख रहे हैं वो बहुत ही आसान से समीकरण है, इनको हम विलोपन विधि से बहुत इजीली सरल कर पाएंगे। तो पहला समीकरण आपका बना है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण बना है x माइनस वाई बराबर 1। ओके, तो विलोपित कीजिए। y के गुणांक पहले से समान है और उनको विलोपित करने के लिए प्लस करना है, तो y विपरीत चिन्ह का है, कट गया। x और x को जोड़ेंगे तो 2x, 5 और 1 6, तो x का मान आ जाएगा 6/2 बराबर 3। ठीक है। और x का मान किसी भी एक समीकरण में ले जाके रख लीजिए। अगर यहाँ हम x का मान रखेंगे, x का मान आप अगर 3 रखते हैं तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो y का मान क्या बन जाएगा? 5 माइनस 3 मतलब 2। तो y का मान क्या बनेगा? 2। तो इसके सही उत्तर रहेंगे 3,2। ओके। तो अगर आपको गुणांक मुश्किल संख्याएं मिलती है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स मिलते हैं, तो आपको पहले दोनों समीकरणों को जोड़ के एक तीसरा और दोनों समीकरणों को घटा के एक चौथा समीकरण तैयार करना है। इस प्रकार जो 2 समीकरण बनेंगे वो बहुत आसान बन जाएंगे, और उनमें आप विलोपन विधि काम में लेके x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा पहला सेक्शन पूरा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना दूसरा सेक्शन, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो 1 अंक का रहेगा और उसमें से एक प्रश्न बनेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है? 9 पेंसिल और 8 पेनों का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। आपको इसका समीकरण बनाना है, और जब 2 अलग अलग वस्तुएं दे रखी हों तो आपको एक वस्तु का मूल्य x और दूसरी वस्तु का मूल्य y रुपये मानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आर्टिकल आपको दे रखे हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये
और एक पेन का मूल्य y रुपए। ठीक है, और अब इसका समीकरण बनाना है। प्रश्न ने कहा है 9 पेंसिलों तथा 8 पेनों का कुल मूल्य मिला है 54 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना x, तो 9 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 9 इंटू एक्स। एक पेन का मूल्य हमने y रुपए माना, तो 8 पेनों का मूल्य हो जाएगा 8 इंटू वाई, और कुल का मतलब इन दोनों का जोड़। और प्रश्न के अनुसार ये मूल्य कितने रुपए है 54। 9 को x से गुणा करेंगे तो 9x, प्लस 8 को y से गुणा करेंगे तो 8y, और इन दोनों का कुल जोड़ 54। तो यह इसका बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। ये हमने इसका समीकरण बना लिया, 9x प्लस 8y बराबर 54। जब भी दो अलग अलग आर्टिकल प्रश्न में यूज हो रहे हो तो एक वस्तु का मूल्य x रुपये मानना है और दूसरी वस्तु का मूल्य y रुपये मानना है। तो आपके पास वस्तुओं की संख्या जो भी रहेगी उनको मूल्यों से गुणा करना है। चलिए दूसरा प्रश्न। दो चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। आपको सिर्फ शर्त लिखनी है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल कब प्राप्त होगा? यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। ठीक है, पहला प्रतिबंध a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। अगर ऐसा होता है तो वह समीकरण निकाय संगत होता है, उसके अद्वितीय हल होते हैं और उसका जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं का होता है। ठीक है, चलिए अगला। समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर एक बिंदु 4, k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आलेख पर मतलब इस समीकरण की अभी हमने बात करी थी कि दो चरों वाले किसी भी समीकरण की एक सरल रेखा प्राप्त की जा सकती है और उस सरल रेखा पर आने वाले प्रत्येक बिंदु के लिए हम x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब चूंकि ये बिंदु 4, 1 इस सरल रेखा पर आ रहा है तो यह हो गया आपका x का मान और यह हो गया y का मान। ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है? 2x माइनस 3y बराबर 2 और इसके आलेख पर कौन सा बिंदु है? चूंकि 4, k समीकरण के आलेख पर है मतलब ग्राफ पर है, इसका मतलब इस समीकरण में x और y के ये मान रखने पर ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो आपको x बराबर 4 और y बराबर k इस समीकरण में रखना है। 2 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे 4, माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या रखेंगे k बराबर 2। 2 चौक 8 माइनस 3k बराबर 2। 8 को पक्षांतर कीजिए तो माइनस 3k बराबर 2 माइनस 8, माइनस 3k बराबर 2 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस 6, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। k का मान क्या बनेगा 6/3 और 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार। तो k बराबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा क्योंकि यह इसके आलेख पर स्थित है। बढ़े आगे, चलिए इस तरह का प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त करने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरणों के व्यापक रूप बनाइए। पहला समीकरण दे रखा x प्लस 2y बराबर 3, तो इसे व्यापक रूप में लाएंगे तो x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये तो बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण हमें मिला है 5x प्लस ky बराबर 15, तो इसे जब हम व्यापक रूप में लाएंगे तो 5x प्लस
KY माइनस 15 बराबर 0। ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हल किस प्रकार के हैं? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्रतिबंध क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 इक्वल्स C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2, A1 x के गुणांक, A2 5, B1 y के गुणांक 2, B2 k बराबर C माइनस 3 और C2 माइनस 15। सरल कर लीजिए, 1/5 सरल नहीं होंगे, 2/k भी सरल नहीं होंगे, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 उपंजे 15। ठीक है, यहाँ तक सरल कर लिया। अब k का मान प्राप्त करने के लिए एक तो k वाला अनुपात और एक इसके साथ कोई भी एक अन्य अनुपात लेके सरल करना है। तो इन दोनों को लेंगे हम, 2/k बराबर 1/5, वज्र गुणा करेंगे, k को 1 से गुणा करेंगे k और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। तो k बराबर 10 के लिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। यदि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या दे रखी है? x वर्ष, और लड़के की वर्तमान आयु पिता की आयु की 1/3 है। इसका मतलब लड़के की जो वर्तमान आयु होगी वो पिता की आयु x का 1/3 मतलब 1/3 होगा। x का को हम लिखते हैं इंटू 1/3 और x को 1/3 से गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे तो x/3 वर्ष। ये उस लड़के की वर्तमान आयु आ गई है। अब हमसे पूछा गया 5 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी? तो एक बात आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुछ वर्ष बाद की आयु हमें ज्ञात करनी हो तो उतने वर्ष जोड़े जाते हैं और कुछ वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी है तो उतने वर्ष घटाए जाते हैं। यहाँ हमें ज्ञात करनी है 5 वर्ष बाद की आयु, और 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़े जाएंगे। तो उस लड़के के 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी x/3 + 5। आप इसे लसा लेके सरल कर लीजिए। 3 और 1 का लसा 3, यहाँ x प्लस 1 का भाग 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो 5 वर्ष बाद उस लड़के की आयु बनेगी x + 15/3 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु का रिलेशन दे रखा है तो पिता की वर्तमान आयु से पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी और 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करने के लिए इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रश्न है, आपको एक समीकरण बनाना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो आपको दो संख्याएं यहाँ पे माननी है। माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, बड़ी को x और छोटी को y मानना है। और प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर छब्बीस है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, और यहाँ आपने बड़ी संख्या किसे माना है? x, छोटी संख्या मानी है y, तो x - y, और ये अंतर प्रश्न के अनुसार कितना होना चाहिए? 26। ठीक है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है मतलब इसका समीकरण बनाना है। तो इसका समीकरण बनेगा x - y बराबर 26। ओके बच्चों,
चलिए अगले प्रश्न को देखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित आलेख का हल अद्वितीय होने का प्रतिबंध लिखिए। यहाँ आपको दोनों समीकरण व्यापक रूप में मिले हुए हैं और आपको उनका अद्वितीय होने का प्रतिबंध लिखना है। इस तरह का प्रश्न हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। अद्वितीय हलों के लिए प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों ही अनुपात बराबर होने चाहिए तो उसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इसका बनाइए फिर से उसके जैसा ही सवाल। इस बार भी आपको दोनों समीकरण व्यापक रूप में मिले हैं और आपको क्या पता करना है? निरूपित आलेख संपाती होने का प्रतिबंध। संपाती कब होते हैं आलेख? जब दोनों समीकरण के अनंत हल प्राप्त होते हैं। और अनंत हल कब प्राप्त होते हैं? जब प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपको प्रतिबंध लिखना है। तो संपाती होने के लिए अनंत हल चाहिए और अनंत हलों के लिए ये प्रतिबंध होता है। चलिए अभी हमने एक प्रश्न किया था दो संख्याओं के अंतर का, तो इसमें कुछ एक चीज और जुड़ गई है। दो संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 13 है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो इस तरह के प्रश्नों के हम दो समीकरण दो तरह से कर सकते हैं। हम चाहे तो एक रैखिक समीकरण बनाएं और हम चाहे तो दो अलग अलग समीकरण इसके तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो आप इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही व्यक्त करें। दो अलग अलग संख्याओं का जिक्र हो रहा है तो फिर से वही बात, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, दोनों संख्याएं मान ली। अब दो अलग अलग आपको बातें बताई गई हैं कि दोनों संख्याओं का योग 35 है। दोनों संख्याओं का योग 35 है। पहली संख्या हमने क्या मानी है? x, दूसरी y, योग मतलब प्लस किसके बराबर? 35। तो ये तो बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, फिर अंतर। ठीक इसी तरह से प्रश्न के अनुसार दूसरी बात कही गई है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। बड़ी हमने x मानी है तो x माइनस छोटी संख्या y और इन दोनों का अंतर 13 के बराबर है। ये बनेगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है बच्चों, तो बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है तो इनके दो समीकरण बन जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 35 और x माइनस वाई बराबर 13। ओके, चलिए अगला प्रश्न। समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 7 तथा 6x प्लस 4y बराबर 20 के हलों की संख्या। हलों की संख्या का मतलब अद्वितीय हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरणों को मानक रूप में लाएंगे। पहला समीकरण 3x प्लस 2y, 7 को इधर लाएंगे तो -7 बराबर 0। दूसरा समीकरण 6x प्लस 4y, 20 को इधर लाएंगे तो -20 बराबर 0। दोनों समीकरण मानक रूप में ले लिए। अब आपको तीन अनुपात निकालने हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 का मान 3, a2 का मान 6, सरल करने पर 1/2। b1 का मान 2, b2 का मान 4, सरल करने पर 1/2। c1 का मान -7 और c2 का मान -20, सरल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/20। तीनों अनुपात हमने निकाल लिए और इन तीनों अनुपातों को आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है।
मतलब हमारा तीसरा प्रतिबंध लग रहा है। और यदि ऐसी स्थिति होती है जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर ना हो तो उसका उत्तर क्या रहेगा? अतः दिए गए समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर और c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो यह एक असंगत निकाय है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और अगर इसका ग्राफ पूछा जाए, लेखाचित्र निरूपण, तो इसकी दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा सेक्शन भी, दूसरे सेक्शन का एक अभी प्रश्न बाकी है। चलो देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। P के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा? बड़ा प्यारा प्रश्न है। दो समीकरण निकाय दे रखे हैं। पहले आप देखिए व्यापक रूप में है या नहीं है। नहीं है, चले ले आते हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2p प्लस 1। तो जब आप इसे व्यापक रूप में लाएंगे तो 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई, इस पूरे पद को आप ब्रैकेट में लें। कौन से निशान का है ये? प्लस का, तो पक्षांतर होने पर माइनस बदल जाएगा। माइनस इंटू 2p प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा y प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें पद तो सारे बाईं तरफ पड़े हैं, सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले x का पद होना चाहिए, फिर y का पद, फिर अचर पद। ठीक है, तो ये हमने दोनों समीकरण व्यापक रूप में ले लिए हैं। अब कोई हल प्राप्त नहीं होता है इसका। हलों की प्रकृति दे रखी है और जब किसी समीकरण के कोई हल प्राप्त नहीं होते तो इसका मतलब उसमें कौन सा प्रतिबंध अप्लाई होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। रखिए मान a1 x का गुणांक पहले समीकरण में जो मिला है 2p माइनस 1, a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण में 2, b1 y का गुणांक पहले समीकरण में p माइनस 1 और b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो है 1 बराबर नहीं c1 माइनस इंटू 2p प्लस 1 और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद माइनस 1। ठीक है, इसे सरल कर लीजिए और हमें p का मान ज्ञात करना है, तो p से बनने वाले इन दोनों अनुपातों को आगे लेकर सरल करना है। क्या करेंगे आप? वज्र गुणा कीजिए। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा क्योंकि p के पद कट रहे हैं। आप इसे थोड़ा सा सुधार लीजिए। यहाँ आप x का गुणांक 3 कर दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन देख लेना आप इसमें। x का गुणांक हम इसमें 3 करेंगे तो यह गुणांक 3 होगा 3। तो यहाँ a2 का मान क्या हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा करेक्शन आप देख लीजिएगा। चलिए अब वज्र गुणा करते हैं। 3 को p माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3p माइनस 3, बीच में बराबर का निशान। 2p माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2p माइनस 1। अब हमें क्या करना है? p के पदों को एक तरफ करना है, अचर पदों को दूसरी तरफ करना है। तो 3p पहले से है इधर, 2p इधर आएगा तो माइनस 2p। अचर पदों में माइनस 1 पहले से है, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस 3। 3p में से 2p को घटाएंगे तो p और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2। तो p बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रश्न आप लोगों के अभ्यास के लिए, कुछ मैं करूँगा कुछ आप देखेंगे। पहला समीकरण व्यापक रूप में आप खुद लाएंगे। क्या बनेगा?
2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरे समीकरण को भी व्यापक रूप में लाने के लिए पहले आप इसे ब्रैकेट में डालेंगे और इसे बाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। किस प्रकार के हल दे रखे हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बताएं क्या प्रतिबंध होता है अपरिमित रूप से अनेक हल का? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। लाइए मान a1 पहले समीकरण में x का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक k प्लस 1। b1 पहले समीकरण में y का गुणांक 3 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2k माइनस 1 बराबर c का मान पहले समीकरण में 7 को जब इधर लाएंगे तो बनेगा -7 और इसे भी जब हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस इंटू 4k प्लस 1। ठीक है, चूंकि हमें k का मान ज्ञात करना है तो हमें तीनों को तो काम में लेना है नहीं, एक तो k वाला और एक कोई अचर पद वाला, तो इन दोनों को लेकर हम k का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वज्र गुणा कीजिए, 3 को k प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 3k प्लस 3 और 2 को 2k प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4k 2 एकम 2। k के पद एक तरफ कीजिए, 3k 4k इधर आएगा तो -4k, संख्याओं के पद उधर लेंगे तो -2, 3 को उधर भेजेंगे तो -3। 3k में से 4k को घटाएंगे तो माइनस का 1k, जिसे हम k लिखते हैं। यहाँ दोनों के चिन्ह समान हैं और समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, वही चिन्ह रहता है। -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5। चूँकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k का मान क्या बनेगा? 5। ठीक है बच्चों, तो k बराबर 5 के लिए इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हुआ, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें हमने 12 तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, जो 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ।